हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, अगर आप एम पी टेट या सी टेट की तैयारी करते हैं तो हम आपको एनवायरनमेंट को कवर करवा रहे हैं। एनवायरनमेंट के जितने भी चैप्टर हैं मैं उनका सॉल्यूशन आपके डाल रहा हूं और इन चैप्टर के एमसीक्यू भी मैं जनरेट करता हूं। तो देखिए, हमारा आज का जो चैप्टर है वो है आपके वायोम एवं जैव मंडल, यानी वायोम और जैव मंडल के बारे में समझेंगे। साथ ही इस टॉपिक में हमको जो सीखने का मिलेगा वो है आपके बायोम। बायोम के बाद आपके जलीय बायोम देखेंगे, स्थलीय बायोम देखेंगे, सदाबहार वन देखेंगे, पर्णपाती वन देखेंगे, घास बायोम, मरुस्थलीय बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, टैगा बायोम, और ये है टुंड्रा बायोम। क्या है? टुंड्रा बायोम। उसके बाद लास्ट है जैव मंडल, यानी ये क्या क्या होते हैं वो हम सब जानेंगे। इसमें आपके इन चित्रों के माध्यम से हम आपको बाकायदा अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आप बस वीडियो में बने रहिए। आपको शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखना है और ये सारे टॉपिक आपकी मुट्ठी में होंगे। तो देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है विक्रम और मैं 2 टाइम्स MPSI क्वालिफाइड हूँ, 2018 का भी और 2025 का भी। दूसरी चीज़, मैं आपको MP टेट और C टेट की तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं हम। देखो, अभी हम समझते हैं कि बायोम क्या होता है। तो देखो, बायोम ये होता है कि धरती के ऊपर जितने भी आपके सजीव रहते हैं, चाहे भले वो धरती के जो, देखो धरती के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1, धरती पे आपके या तो आपको ज़मीन मिलेगी या फिर आपको जल मिलेगा। यही तो मिलेगा, धरती पे है ही क्या, या तो जल है या ज़मीन है। तो चाहे भले वो जल के अंदर सजीव हों, सजीव में आपके पादप हो सकता है या फिर जंतु हो सकता है, चाहे भले वो स्थल पर पादप हो या जंतु हो सकता है। तो समस्त जो सजीव हैं धरती के, जो चाहे भले वो स्थल में हो चाहे जल में हो, उसको क्या कहेंगे? हम बायोम कहेंगे। ठीक है, आप परिभाषाओं पर न जाते हुए मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। धरती पर जितने भी ये समस्त जीव हैं, चाहे भले वो स्थल के अंदर हो चाहे ज़मीन पर हो, चाहे भले वो महासागरों में हो, सारे के सारे किस्में हैं आपके बायोम कहलाएंगे। बायोम का मतलब यही होता है, बायो यानी जो आपके सजीव हैं, चाहे भले वो पादप हो चाहे जंतु हो, चाहे भले वो समुद्र पे हो या फिर आपके समुद्र के अंदर हो, चाहे भले वो आपके ज़मीन के ऊपर हो। ठीक है, वायु का मतलब होता है सजीव। ठीक है, अब बायोम को हमने 2 भागों में बांट रखा है। तो देखिए, नंबर पहला है हमारा इस जलीय बायोम और दूसरा है आपके स्थलीय बायोम। अगर आप जल को देखेंगे कि जल का जो बायोम है इसको भी 2 भागों में बांट रखा है। नंबर 1 है मीठे जल का बायोम और दूसरा है आपके समुद्री बायोम। देखो, बायोम का अर्थ मैं बता चुका हूँ, यानी जहाँ सजीव रहते हैं। तो ठीक है, अब देखो मीठे पानी का जो बायोम होता है, मीठे जल का बायोम, जैसे उसमें क्या आ जाता है, जैसे आपकी नदी है, तालाब है और आपके झील है, दलदल है आदि, ये किस में आ जाते हैं? मीठे पानी का, क्योंकि इसमें आपके मीठे पानी पाया जाता है। वहीं आपके दूसरा है हमारा समुद्री बायोम। तो समुद्री बायोम में आपके महासागर आ जाएंगे, समुद्र आ जाएंगे, एक करीबी तटीय क्षेत्र आ जाएंगे जिनका पानी आपके खारा है। तो ये किस में आ जाएंगे? आपके समुद्री बायोम में। तो जलीय बायोम को भी 2 भागों में बांट दिया है। और वहीं आपके जैसे ये अर्थ का चित्र है, इसमें जो स्थल को भी हमने कईयों भागों में बांट रखा है। जैसे स्थलीय वायुम को एक बांट दिया हमने वन वायुम, यानी जो विषुवत रेखा पे जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री धरती पर, तो उस पर जो वन पाए जाते हैं वो बड़े घने घने वन होते हैं। ठीक है, तो इसको कहा गया है हम वन वायुम। इसमें आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे, समशीतोष्ण वन पाए जाएंगे, शंकुधारी वन पाए जाएंगे, इनकी भी हम स्टडी करेंगे। दूसरा है घास भूमि वायुम, यानी जहाँ पे आपकी धरती का ऐसा क्षेत्र जहाँ आपके घास ही घास हैं, तो इसको क्या कहेंगे? घास बायोम। इसके उदाहरण देखा जाए तो सवाना घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान, प्रेयरी घास के मैदान और भी जो घास के मैदान है वो हम आगे स्टडी करेंगे। वहीं आपके नेक्स्ट है तीसरा, स्थलीय बायोम को हमने बांटा है मरुस्थलीय बायोम में डेजर्ट, यानी धरती पे ऐसी भी जगह हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान हैं। तो ऐसे रेगिस्तान को हमने 2 भागों में बांट रखा है, एक तो गर्म मरुस्थल, दूसरा है आपके शीत मरुस्थल। इनके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में स्टडी करेंगे। वहीं आपके नेक्स्ट है आपके टुंड्रा वायुम, यानी जहां आपके बर्फीला एरिया है, बर्फीले एरिया को हमने किस में रखा है? आपके टुंड्रा बायोम में। वहीं आपके नेक्स्ट है आपके पर्वतीय बायोम, जो आपके पर्वतों की ढालों पर जिस तरीके का आपके पादप या फिर जंतु पाए जाते हैं उसको हमने बांट रखा है आपके पर्वतीय बायोम में। तो आप इस स्लाइड में बायोम और बायोम के 2 भागों को समझ चुके हैं, यानी जलीय बायोम और स्थलीय बायोम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो इसमें हम देखते हैं जलीय बायोम। तो देखो जलीय बायोम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि धरती पर आपके कितना % जल है, 70% जल है और 30% आपकी ज़मीन है। यानी हमारी जो धरती है इस पर आपके सिर्फ और सिर्फ जो ज़मीन है वो 30% ही है, बाकी जो जल है वो आपके 70% है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये धरती का सबसे बड़ा बायोम है, यानी समुद्र के अंदर जो जीव जंतु या जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये बायोम बहुत विस्तृत है। वहीं आपके जलीय बायोम के जो प्रकार हैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपके समुद्री बायोम है। देखो पृथ्वी के खारे जल वाले क्षेत्रों का पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें आपके महासागर, समुद्र, मुहाने, प्रवाल, भित्री, गहरे समुद्र आदि आ जाते हैं। इसमें क्या है, लवणता बहुत उच्च होती है क्योंकि ये खारा जल होता है। इसके जो उदाहरण है तो देखो महासागर है, समुद्र है, मुहाना, प्रवाल, भित्ति यानी कोरल वगैरह पाए जाते हैं। ये भी तो आपके सजीव में ही आते हैं। वहीं आपके गहरे समुद्र तल, ये भी आपके सजीव, यहाँ भी आपको पादप और जंतु मिल जाएंगे। वहीं जो दूसरा बायोम है वो है आपके मीठे जल का बायोम। तो मीठे जल का बायोम में कौन कौन से उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, दलदल, आर्द्रभूमि, झरने, जलाशय, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमने जलीय बायोम का समझा। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं आपके स्थलीय बायोम। तो स्थलीय बायोम को भी हमने कई प्रकार से बांट रखा था। किसमें, पहला आपके उष्णकटिबंधीय बायोम, यानी जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ का बायोम कैसा है, उष्णकटिबंधीय, यानी जहाँ पर आपके उच्च तापमान रहेगा, अधिक आर्द्रता रहेगी, वर्षा पूरे वर्ष अधिक होती है और सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी हमारी धरती का जो आपके 0 डिग्री के आसपास जो वन पाए जाते हैं वो कैसे वन हैं, सदाबहार वन हैं, यानी ये सदा हरे भरे रहते हैं। इन वनों में आपके हमेशा वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और इन वनों में जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं उनमें आपके हाथी है, बाघ है, बंदर है और ऑर्किड है। वहीं आपके दूसरा स्थलीय बायोम का प्रकार है हमारा घास बायोम। तो घास बायोम में क्या होता है कि यहाँ पर आपके मध्यम वर्षा होती है, घास प्रमुख वनस्पति होती है क्योंकि घास ही घास दिखाई देता है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और इसमें जो जीव मिलेंगे जो इस घास को चरने वाले, जैसे आपके जेब्रा है, हिरण है, भैंस है, घास है, ये सब मिलेंगे। वहीं आपके तीसरा जो बायोम था हमारा मरुस्थलीय बायोम। यहाँ पे क्या होता है, देखो मरुस्थल क्यों है, क्योंकि वहाँ वर्षा अत्यधिक कम होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तापमान में देखा जाए तो दिन और रात का अंतर अधिक होता है, यानी दिन बहुत गर्म होता है और रात अधिक ठंडी होती है। यानी इसमें देखा जाए तो दिन में गर्मी के कारण आपके मर जाए कोई अगर सो जाए वहाँ, और रात को सर्दी के कारण मर जाए, रात को एकदम ठंडा हो जाता है। वहीं आपके इसमें जो वनस्पति पाई जाती है कैसी पाई जाएगी, कांटेदार पाई जाएगी। जीवों में देखा जाए तो ऊँट मिलेगा रेगिस्तान में, छिपकली मिलेगी, सांप मिलेंगे और आपके कैक्टस कैसा होता है, कांटेदार पौधा होता है जो कि आपके मरुस्थलीय वायु में पाया जाता है। कांटेदार इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने अंदर जो पानी जो स्टोरेज रहता है उसको बचाने के लिए आपके ये कांटे निकाल लेते हैं, तो इसीलिए इन पेड़ों की प्रकृति कैसी होती है, कांटेदार होती है। वहीं आपके नेक्स्ट आपके शीतोष्ण वायु, यानी जहाँ पर आपके ठंडा वायु है तो वहाँ पर आपके कैसा वायु मिलेगा, आपके शीतोष्ण वायु मिलेगा। इसमें आपके जो जीव पाए जाएंगे वो है आपके भालू, लोमड़ी, हिरण और औक हैं। वहीं आपके नेक्स्ट है ध्रुवीय वायु, जो कि आपके धरती के आपके लगभग आपके 60 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। यहाँ पर अत्यधिक ठंड मिलती है और आपके हिमपात बहुत कम होता है, और हिमपात बहुत कम, बर्फ एवं हिम से आच्छादित क्षेत्र होता है, यानी बर्फ़ से ये क्षेत्र ढके रहते हैं। वनस्पति इनमें बहुत कम पाई जाती है। ध्रुवीय वायुम यानी टुंड्रा वायुम की एक प्रमुख वनस्पति है लाइकेन। लाइकेन को आपके बारे में पता ही है, लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक कहा जाता है। वहीं आपके यहाँ जो प्रमुख जीव मिलेंगे उनमें आपके ध्रुवीय भालू मिलेगा, ध्रुवीय भालू, उसके बाद पेंगुइन मिलेगी, सील मिलेगी और काई मिलेगी। तो ये स्थलीय वायुम के प्रकार हैं। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो हमारा स्थलीय वायुम है, जो हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय जो वन हैं उनको भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक है आपके सदाबहार वन और दूसरा है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं ये सदैव आपके हरे भरे रहते हैं। देखो आप इन चित्रों में देख सकते हैं, बहुत ही हरे भरे रहते हैं। इस क्षेत्र में जहाँ ये पाए जाते हैं ये वन, यहाँ पर आपके वर्षा बहुत अधिक होती है, यानी लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसीलिए सदा हरे भरे रहते हैं। वहीं आपके तापमान देखा जाए तो ये वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ तापमान आपके 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई अधिक, यानी 30 से 60 मीटर तक होती है। ये वृक्ष इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि अगर नीचे व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वहाँ सूर्य की रोशनी भी ना पहुँचे, और इतने घने होते हैं। पत्तियाँ इनकी चौड़ी, घनी और आपकी सदाबहार होती है। उदाहरण देखा जाए इन सदाबहार वनों का तो देखो अमेजन का जो जंगल है वो आपके सदाबहार वनों का उदाहरण है, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में है। वहीं आपके जो कांगो बेसिन है जो कि अफ्रीका में, ये भी आपके सदाबहार वनों का उदाहरण है। वहीं आपके दक्षिण पूर्व एशिया और हमारे देश का जो अंडमान निकोबार है वहाँ भी आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। वहीं आपके पश्चिमी घाट में भी आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन तो हो गए हैं, अब देखते हैं आपके
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये जो पर्णपाती का मतलब होता है कि ये पौधे हैं ना, सीजन में जैसे गर्मी के सीज़न में अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि जो जल की जो हानि होती है उसको आपके कम से कम कर सकें। तो ये आपके शुष्क ऋतु में क्या करते हैं, शुष्क का मतलब सूखी हुई, जिसमें आपके आर्द्रता ना हो, ऐसी ऋतु जिसमें पानी की कमी हो, तो ऐसी ऋतु में क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि पानी का ह्रास कम से कम हो। इन क्षेत्रों में जहाँ ये पर्णपाती वन होते हैं, इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। वहीं आपके देखो सदाबहार वनों में हमेशा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, और जो पर्णपाती जो वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ 70 से आपके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। तापमान सामान्यतः आपके 20 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। वृक्षों की ऊंचाई मध्यम यानी 15 से 30 मीटर होती है, जबकि सदाबहार वन बहुत लंबे लंबे होते हैं। वहीं आपकी जो पत्तियां हैं ऋतु के अनुसार गिरती और फिर उगती रहती हैं। इसके कुछ उदाहरण देखें पर्णपाती वनों के, तो भारत के मध्य प्रदेश में आपके काफ़ी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वहीं आपके छत्तीसगढ़ में भी पर्णपाती वन हैं, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के मैदान में भी आपके पर्णपाती वन हैं। वहीं आपके थाईलैंड, म्यांमार और ब्राज़ील के कुछ भागों में भी आपके पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अब इस स्लाइड में आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में अंतर समझ चुके हैं। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, ये आपके स्थलीय पारितंत्रों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके घने घने आपके वन होते हैं, तो इनमें जीवों की प्रजातियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र होते हैं। यह विषुवत रेखा के निकट पाए जाते हैं। देखो धरती जो हमारी होती है, धरती आपकी इस प्रकार की होती है, तो धरती की जो बीच वाली रेखा होती है ये विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री, तो इसके निकट पाए जाते हैं। और यहाँ औसत वार्षिक तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पाए जाते हैं तो यहाँ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है और वाष्पन का अनुपात भी अत्यधिक होता है। सदाबहार वन पादप एवं प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं, इसीलिए उन्हें अनुकूलतम पारितंत्र भी कहा जाता है। जहाँ ये सदाबहार वन होते हैं वहाँ आपके जो जीवों की प्रजातियाँ है वो भी आपके बड़ी विचित्र और बड़ी भयानक भयानक पाई जाती हैं, तो इसलिए ये जैविक समृद्धता की दृष्टि से बहुत अच्छे वन होते हैं। वहीं आपके सदाबहार वनों का सर्वाधिक विकास देखा जाए तो कहाँ हुआ है, तो वह अमेजन बेसिन में, इंडो मलेशिया क्षेत्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। वहीं आपके इनकी प्रमुख विशेषता, तो यही सारी चीज़ें आपके इसमें लिखी हुई हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ आपकी मृदा कैसी मिलेगी, आपके लेटेराइट मृदा मिलेगी। और यहाँ जो सदाबहार वन जहाँ होंगे वहाँ आपके डेली यानी 12 महीने 1 से 4 बजे के मध्य आपकी संवहनीय वर्षा होगी, यानी आंधी के साथ तेज़ वर्षा होगी। वहीं आपके वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि मृदा की जो स्थिति है, अधिक वर्षा के कारण मृदा में पोषक तत्वों व ह्यूमस का निच्छालन हो जाता है, यानी जैसे ही आपकी बारिश होती है तो जो मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक बह जाती हैं, तो इसीलिए इसमें क्या है, ह्यूमस का निच्छालन हो जाता है, यानी ह्यूमस आपके बह जाता है। ह्यूमस समझ रहे हो, इन पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह गिरते हैं ना, जो आपकी धरती में मिल जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। कृषि के लिए मृदा तो मृदा कृषि के लिए उपयुक्तता नहीं होती, यानी क्योंकि ह्यूमस इसमें बह जाता है। वहीं आपके सदाबहार वनों के कुछ उदाहरण आपको पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो, एक तो आपके महोगनी के बारे में पता होना चाहिए, वहीं आपके रोजवुड के बारे में पता होना चाहिए, आबनूस के बारे में पता होना चाहिए, रबर, सिनकोना, ताड़ और नारियल, ये सब कैसे कैसे पेड़ हैं, ये आपके सदाबहार वन हैं, इन्हें आपको बारे में पता होना चाहिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। वहीं आपके देखो, अब ये सदाबहार वन है तो आपको पता है वन बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन का उत्पादन है वो आपके बहुत ज़्यादा होता है इन वनों में। इसीलिए इन वनों को क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र होते हैं सदाबहार वन, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट में आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वायु। देखो, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वायुम होता है, इनको हम मानसूनी वायुम भी कहते हैं, क्योंकि ये शुष्क जो मौसम होता है, गर्मी का मौसम, इसमें अपनी ये पत्तियां गिरा देते हैं अपने वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। इन वनों में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो सदाबहार वनों से कम होती है, परंतु औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है। इसका मतलब यह है कि वर्षा थोड़ी सी कम, लेकिन तापमान ज़्यादा होने के कारण ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिसके कारण यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष में शुष्क ग्रीष्म ऋतु में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। यानी जो ये पौधे हैं वो आपके जैसी गर्मी का मौसम आता है, पानी का कम ह्रास हो, इसीलिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। वहीं आपके यह वन पश्चिमी द्वीप समूह, इंडो मलेशियाई क्षेत्र,
विषुवतीय भागों को छोड़कर तथा शेष दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और दक्षिणी यूएसए, दक्षिणी चीन आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी ये वन कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये सब इसमें लिखा है। इस वायुम के मुख्य वृक्षों में अब ये आपको ध्यान रखना है, इस वायुम में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो शीशम, बांस, सागौन, जामुन, महुआ, आम, पीपल, नीम, चंदन, साल और बरगद, ये वृक्ष आपको मिलेंगे किन में, पर्णपाती वनों में। यहाँ की जो वानस्पतिक विविधता है वो सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। यहाँ जो विविधता है, जैव विविधता, वो सदाबहार वनों में ज़्यादा होती है, इनमें थोड़ी सी कम होती है। देखो वर्तमान समय में क्या है, ये जो पर्णपाती वन है इनका जो प्रयोग है, जैसे शीशम, बाँस, सागौन, इन सब का प्रयोग है ना फर्नीचर उद्योगों में बहुत होने लगा है। तो इसीलिए इन वनों को आपके वर्तमान में आपके काटा जाता है, इन वनों का जो कि ह्रास है। तो इन वनों के प्रमुख आपके इस वायुम के कुछ उदाहरण ध्यान रख लो, जैसे शीशम, बांस, सागौन, जामुन, महुआ, आम, पीपल, नीम, चंदन, साल, बरगद, इनको ध्यान रखिए। ठीक है कि ये वृक्ष आपके कैसे हैं, आपके ये पर्णपाती वन हैं अर्थात मानसूनी वन हैं। वहीं आपके अब जो आपके जैसे हमारे देश में तो इनको पर्णपाती वन कहा जाता है, वहीं अन्य देशों में इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे आपके कटिंगा कहा जाता है आपके ब्राज़ील में, चाको कहा जाता है अर्जेंटीना में, वहीं बीरगाले कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं आपके नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, घास वायुम। तो विश्व में जहाँ जहाँ घास स्थल हैं उसको हम कहा जा रहा है घास वायुम। तो घास भूमि जहाँ पाई जाती है ना, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जो कि बड़े वृक्षों की वृद्धि में सहायक नहीं होती है। क्योंकि जब वर्षा कम होगी तो घास ही पनपेगा, बड़े वृक्ष कहाँ से पनप पाएंगे, क्योंकि वर्षा ही कम होती है। घास भूमि उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो घास आपके कहाँ मिलेगा, एक तो जहाँ वर्षा कम होगी, और ये आपके कहाँ कहाँ मिल सकता है, गर्मी वाले एरिया में भी मिल सकता है और सर्दी वाले एरिया में भी मिल सकता है। घास स्थल की प्रमुख विशेषताएं जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर तक। तापमान में अधिक भिन्नता होती है, और उसके बाद पेड़ों की संख्या कम एवं छिटपुट होती है। यानी कहीं कहीं आपको पेड़ मिल सकते हैं, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, बहुत दूर दूर तक पेड़ मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके घास स्थल के जो प्रमुख जीव जंतु हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो जेब्रा है, वाइल्ड बीस्ट है, हिरण है, चीता है, ये आपके कहाँ मिलेंगे, घास स्थल में, जो घास को चरते हैं, ये वो वाले जीव हैं। अब आपको जो ध्यान रखने की चीज़ है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है आपके ये घास के जो प्रमुख स्थल हैं उनको ध्यान रखना है। विश्व में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं इनको क्या कहते हैं, प्रेयरी। यूरोप एवं उत्तरी एशिया में कैसे हैं, वो ठंडे हैं यानी शीतोष्ण, तो इसको कहेंगे आपके स्टेपीज। अभी मैं आपको बता दूंगा धरती के चित्र पे मैं सभी आपको बता दूंगा कि कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म है। जैसे मान के चलो ये हमारी धरती है, तो धरती के बीच वाली रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये है आपके कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री। ठीक है, वहीं आपके नीचे वाली आपके मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ। तो इन दोनों के बीच में जो घास स्थल पाए जाएंगे, इन दोनों के बीच में, कर्क और मकर के बीच में, ये कैसे रहेंगे, आपके गर्म रहेंगे। वहीं आपके यहाँ से जैसे कर्क रेखा से ऊपर के जो घास स्थल पाए जाएंगे और जो मकर रेखा से नीचे के जो घास स्थल पाए जाएंगे, ये कैसे रहेंगे, ठंडे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये शीतोष्ण क्यों है, क्योंकि ये कर्क और मकर के बीच में है। नहीं, कर्क और मकर के बीच में नहीं है, ये आपके कर्क रेखा से ऊपर हैं, क्योंकि ठंडा है ना। तो उत्तरी अमेरिका में जो प्रेयरी घास के मैदान हैं ये कैसे हैं, आपके शीतोष्ण यानी ठंडे हैं। यूरोप एवं उत्तरी एशिया में कौन से घास के मैदान हैं, वो हैं आपके स्टेपीज, जो कि आपके कैसे हैं, ठंडे हैं। वहीं आपके अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में कैसे हैं, आपके सवाना घास के मैदान हैं, जो कि आपके कैसे हैं, गर्म हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका में आपके पंपास घास के मैदान हैं, जो कि अर्जेंटीना और उरुग्वे देश की सीमा पर हैं। वहीं आपके ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जिन्हें हम डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स। ये आपको ध्यान रखना है जैसे ही। वहीं आपके न्यूजीलैंड में कौन है, तो न्यूजीलैंड में है आपके घास के मैदान आपके कैंटरबरी, जो कि आपके शीतोष्ण घास के मैदान है, एकदम ठंडे वाले घास के मैदान हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड नीचे पड़ता है। अगले चित्र में अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। वहीं आपके जो दक्षिण अफ्रीका है, इसमें आपके जो बेल्ट घास के मैदान है वो कैसे हैं, आपके शीतोष्ण हैं। हंगरी में कैसे हैं, पुस्ताज हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका जहां ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कैसे हैं, उष्ण घास के मैदान है, जिन्हें हम कैंपोस कहते हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में आपके लानोस घास के मैदान है, जो कि आपके कैसे हैं, उष्ण घास के मैदान है। देखो इन घास के मैदानों को हम चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो देखो ये घास के मैदान है, बहुत लंबे लंबे आपके ये घास होते हैं, जिसमें आपके जानवर चरते रहते हैं। ठीक है, ये चरते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें समझते हैं कि जैसे मान के चलो ये रेखा हमारी कौन सी है, ये है आपके कर्क रेखा 23.5 डिग्री।
ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है हमारी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, और ये है हमारी मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ। अब मान के चलो यहाँ से देखा जाए, हाँ, ये जो देखो, ये जो कर्क रेखा है, इससे ऊपर के जो मिलेंगे घास के जो स्थल मिलेंगे, घास के जो स्थल मिलेंगे वो आपके कैसे मिलेंगे, ठंडे। इस मकर रेखा से जो नीचे के मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आपके ठंडे। ये आपके पीले पीले देखो इससे नीचे है, तो ये है आपके पंपास। पंपास कैसा है, ठंडा यानी शीतोष्ण। वेल्ड देखो नीचे है, तो ये कैसा है आपके शीतोष्ण। डाउन्स देखो यहाँ है, तो कैसा है आपके शीतोष्ण। कैंटरबरी नीचे है न्यूजीलैंड में, तो आपके कैसा है ये, शीतोष्ण। वहीं आपके ऊपर देखा जाए तो प्रेयरी घास के मैदान कैसे हैं आपके, शीतोष्ण, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर हैं। वहीं आपके जो पुस्ताज है जो कि हंगरी में पाया जाता है, ये कैसे मिलेंगे, शीतोष्ण। स्टेपीज घास के मैदान कैसे मिलेंगे, शीतोष्ण। मंचूरियन घास के मैदान कैसे मिलेंगे आपके, शीतोष्ण। अब जो बीच में हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच में मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे आपके, गरम। जैसे मान के चलो ये अफ्रीकन सवाना हुआ, लानोस घास के मैदान हुए, कैंपोस घास के मैदान हुए। वहीं आपके ऑस्ट्रेलियन सवाना हुआ, क्योंकि जैसे अफ्रीका में सवाना है वैसे ही आपके ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना घास के मैदान है, तो ये आपके कैसे मिलेंगे, गरम। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कहाँ गरम है घास के स्थल और कहाँ आपके ठंडे हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, मरुस्थलीय बायोम। तो देखो जहाँ पे आपके मरुस्थल है, जहाँ पे आपके कांटेदार पौधे हैं, वहाँ आपके रेत ही रेत है, तो इसको कहेंगे हम मरुस्थलीय बायोम। तो यहाँ पर केवल आपको छोटी झाड़ियाँ, नागफनी, बबूल और खजूर, ये सारे के सारे कैसे हैं, कांटेदार पेड़ हैं, तो ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। विश्व के अधिकांश मरुस्थल आपके उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध, मान के चलो ये हमारी धरती है, तो धरती के आपके उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध कर्क एवं मकर रेखा के समीप महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर 15 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, इस अक्षांश को 15 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य ही मिलेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि 23.5, तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर यानी 0 डिग्री की तरफ, तो वहाँ से आपके 15 से लेकर के आपके 35 अक्षांश के मध्य आपके क्या मिलेंगे, आपके ऐसे ही मरुस्थल मिलेंगे। मरुस्थल, हाँ देखो ये चित्र बना तो है इसमें, तो देखो यहाँ जैसे 15 से 35 के मध्य क्या मिलेंगे, आपके घास ही घास मिलेंगे। यहाँ आपके पश्चिमी भाग हैं, तो इस वाले हिस्से पर क्या मिलेंगे, आपके घास ही घास मिलेंगे। यहाँ हुआ 15 से 35 के मध्य, यहाँ हुए और यहाँ हुए। यहाँ आपके क्या मिलेंगे, ये डेजर्ट मिलेंगे। डेजर्ट क्या मिलेंगे, आपके डेजर्ट मिलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में हुआ, तो ये डेजर्ट पश्चिमी भाग में क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी भाग के जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, तो वर्षा उन पर चढ़ती है, तो जो वर्षा का जो पानी होता है वो ऊपर चढ़ नहीं पाता, इसीलिए जो पहाड़ के इस साइड ही आपकी वर्षा हो जाती है और पहाड़ के उस साइड वाला क्षेत्र मरुस्थल बन जाता है, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, तो इसलिए वहाँ बारिश कम होने के कारण मरुस्थल बन जाता है। तो इसीलिए वहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं 15 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं, इनके देशों में अलग अलग नाम है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो तनामी जो मरुस्थल है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि तनामी मरुस्थल कहाँ है, तो आपको लगाना है ऑस्ट्रेलिया में। उसी प्रकार से ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और स्टुअर्ट, ये आपके कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। सहारा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो आपके कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में। नामीबिया और कालाहारी कहाँ मिलेंगे, अफ्रीका में। ये दोनों घास के नहीं मरुस्थलीय बायोम हैं। वहीं आपके जो चिली में आपके मिलेगा अर्जेंटीना, वो आटाकामा डेजर्ट। अर्जेंटीना में मिलेगा पैटागोनिया डेजर्ट। वहीं चीन में मिलेगा तकलामाकन और आपके गोबी डेजर्ट है, वो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। वहीं आपके जो पश्चिमी भारत है, हमारे भारत में भी ये पश्चिमी भाग में राजस्थान वाले एरिया में तो वह थार मरुस्थल। वहीं USA में है ग्रेट बेसिन मोजावे। तो ये आपके मरुस्थल हैं विश्व के, जिनसे आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। वहीं आपके नेक्स्ट चलते हैं भूमध्य सागरीय बायोम। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो भूमध्य सागर यहाँ पाया जाता है, इस चित्र में आप देख सकते हो यहाँ, तो भूमध्य सागरीय बायोम है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो देखो भूमध्य सागरीय बायोम का विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आपके 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य, कितना 30 से 45, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ शीतकालीन तापमान आपके 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा ग्रीष्मकालीन तापमान आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं आपके यहाँ वर्षा कैसी होगी, तो यहाँ वर्षा हमेशा ठंड के मौसम में ही होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ जब भी वर्षा होगी वो आपके कब होगी, ठंड के मौसम में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भारत के अंदर भी आपके ठंड के मौसम में वर्षा होती है, साउथ में जैसे तमिलनाडु में होती है।
ठीक है। सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम पे वर्षा हो जाती है, तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ से जब मानसून जाता है, मान के चलो ऐसे जाएगा ऊपर, तो यहाँ तक जाता है, फिर उसके बाद जैसे ही आपकी गर्मी छटती है तो ये लौट के आ जाता है। तो लौटते हुआ मानसून आपके कहाँ होता है, आपके तमिलनाडु में होता है, ठीक है। और वहीं आपके भूमध्य सागर के आसपास भी आपकी जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून यानी ठंड के मौसम में होती है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसकी एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यहाँ की जैसी जलवायु है इसमें आपके खट्टे और रसदार फल आपके बहुत मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपके अंगूर हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ और अंजीर हुआ, जो कि आपके खट्टे हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में कैसे आपके फल मिलेंगे, आपके खट्टे मिलेंगे, ठीक है। अब खट्टे मिलेंगे तो अब आपको ये भी जानना चाहिए कि इस स्थल की प्रमुख वनस्पति कौन कौन सी है। तो जैसे जैतून हुआ, देवदार हुआ, लॉरेंस हुआ, झाड़ीनुमा वनस्पति हुआ, ये आपके कहाँ मिलेंगे, आपके भूमध्य सागरीय जलवायु में मिलेंगे। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वायुम। तो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती का मतलब ये है जिसे हम क्या कहते हैं, टैगा वायुम। टैगा मिलेगा हमको कहाँ, टैगा मिलेगा 50 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य, जो कि आपके उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। देखो टैगा वायुम दोनों गोलार्ध में आपके 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलेगा। यहाँ का जो औसत वार्षिक तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं आपके यहाँ पर जो वर्षा होती है तो वो आपके 75 से 150 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर आपके कौन सी मृदा पाई जाती है, तो पॉट जाल मृदा की प्रधानता होती है। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, पॉटजॉल मिट्टी है, पॉटजॉल मिट्टी कहते हैं। यहाँ की मृदा में आपके जो अपघटित पदार्थ होता है ना, वो ह्यूमस से युक्त होती है यहाँ की मृदा। इसीलिए अपघटकों के माध्यम से पोषक तत्वों का चक्रण अधिक हो जाता है, क्योंकि अपघटक सूक्ष्म जीव हैं, तो यहाँ के जैविक पदार्थ को खाएंगे तो आपकी मिट्टी को एकदम बढ़िया उपजाऊ बना देते हैं। वहीं आपके देखा जाए तो जो टैगा वनों से जो प्रश्न आता है, देखो पहला प्रश्न तो ये आता है कि 50 से 60 डिग्री के मध्य ये पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं, तो देवदार हुआ, चीड़ हुआ, ऐसे जो लंबे लंबे पौधे होते हैं जो शंकु के आकार के होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, टैगा वनों में मिलेंगे, ठीक है। चीड़ का हुआ, स्प्रूस का हुआ, वहीं आपके फर का हुआ। ये आपके पौधे कैसे हैं, आपके ये जो पेड़ हैं ये आपके शंकुदार बने, जो कि आपके टैगा वनों में मिलेंगे। देखो इस तरीके का आपके ये पेड़ हैं, ठीक है। वहीं आपके जो टैगा बायोम है इसमें जो प्रमुख जीव जंतु मिलते हैं वो है आपके भालू, मूस, भेड़िया और हिरण। ये आपके जो जीव जंतु और ये आपके प्रमुख वनस्पति आपके कहाँ मिलेंगे, आपके शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम यानी टैगा वनों में 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप ये समझ लीजिए कि धरती को हमने कैसे बांट के रखा है। तो देखो धरती का आपके ये 0 डिग्री लाइन, ये आपके कौन सी आपके कर्क रेखा है, और नीचे वाली कौन सी है, मकर रेखा। अब इन दोनों के बीच में कौन सी आपकी विषुवत रेखा। देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ा गर्मीला एरिया होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। वहीं आपके यहाँ से लेकर के आपके 66 तक ये वाला एरिया होता है, इसको कहते हैं आपके शीतोष्ण कटिबंध यानी यह ठंडा एरिया है। वहीं आपके मकर रेखा, इसको कहेंगे मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और इधर का ये एरिया है इसको कहेंगे आपके शीतोष्ण, मतलब ठंडा शीतोष्ण कटिबंध। तो ये है आपके शीतोष्ण, और ये भी शीतोष्ण और ये भी शीतोष्ण, बीच में है आपके उष्ण, और ऊपर क्या रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, अत्यधिक ठंड है, तो इसको कहेंगे आपके उत्तरीय शीत कटिबंध। और जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे आपके दक्षिणी शीत कटिबंध। जैसे दिशाएं होती हैं आपके, जैसे हमारा इस साइड कौन सा होता है, ईस्ट होगा, ऊपर होगा नॉर्थ, और नीचे होगा साउथ, और इधर होगा वेस्ट। तो इधर वाला एरिया मतलब नीचे का एरिया हो गया साउथ, और ऊपर का एरिया हो गया नॉर्थ। इधर से सूरज उगता है तो ये हो गया ईस्ट, और इधर में सूरज डूबता है ये हो गया वेस्ट। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए धरती के जो कटिबंधों के बारे में पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंध कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंध कौन से हैं, और शीत कटिबंध कौन से हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं ध्रुवीय अथवा टुंड्रा वायुम। तो इसमें आपके ये देखते हैं कि जो ध्रुवीय अथवा टुंड्रा वायुम कितने अक्षांशों के मध्य मिलेगा, तो ये मिलेगा 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य, एकदम धरती के आपके ऊपर वाले हिस्से में 60 से 90 ये धरती है, तो यहाँ से आपके 60 से 90 वाले अक्षांशों में मिलेगा। देखो इसको यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे ये वाला एरिया है ना, ये आपके ये वाला एरिया है ना ऊपर का, यहाँ से लेकर के ये ऊपर का, इसमें कैसा है आपके टुंड्रा वायुम पाया जाएगा, ठीक है। कौन सा वायुम पाया जाएगा, टुंड्रा वायुम पाया जाएगा। तो जो टुंड्रा वायुम होता है इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के विकास हेतु प्रतिकूल दशा के कारण, कहाँ चले गए,
प्रतिकूल दशा के कारण ही इस प्रदेश को क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, बंजर भूमि, यानी यहाँ जीव जंतुओं की प्रजाति बहुत कम रहती है। वहीं आपके टुंड्रा जो बायोम का विस्तार है वो आपके 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, वो भी दोनों गोलार्धों में होता है। यहाँ की जलवायु संरचना अत्यंत जटिल है, जहाँ वर्ष भर आपके सूर्य के प्रकाश एवं तापमान का अभाव रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और तापमान बहुत कम रहता है, क्योंकि बर्फीला एरिया होता है, गर्मी बहुत कम रहती है, गर्मी पड़ती ही नहीं, ठंडी ठंडी पड़ती रहती है। यहाँ की सर्दियाँ अत्यंत लंबी होती है, क्योंकि 6 महीने तक एकदम ठंडी रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके दक्षिणायन होगा तो सूर्य दक्षिण में रहेगा ज़्यादा, तो उत्तर में आपकी ठंड रहेगी 6 महीने तक बहुत तेज़। वहीं आपके जब उत्तर में आएगा तो दक्षिण में 6 महीने तक ठंड हो जाती है। वहीं आपके जो कठोर एवं अंधकारमय होती हैं, गर्मियाँ बहुत छोटी एवं शीतल होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रमुख वनस्पतियाँ आपको टुंड्रा बायोम की पता होना चाहिए, जिनसे आपके सवाल पूछे जाते हैं, जैसे काई मिलेगी आपको, लाइकेन मिलेगा, घास मिल जाएगा, सेज मिल जाएगा और बौनी झाड़ियाँ मिलेंगी। लाइकेन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपकी कैसा होता है, वायु प्रदूषक सूचक होता है लाइकेन, जो कि आपके कवक और शैवाल के मिश्रण से बना होता है। वहीं आपके प्रमुख जीव जंतु देखा जाए तो देखिए आपके रेंडियर मिल जाएगा, आर्कटिक लोमड़ी मिल जाएगी, वहीं आपके कस्तूरी बैल मिल जाएगा, लोमिंग मिल जाएगा और ध्रुवीय भालू मिल जाएगा। तो ये आपके कहाँ मिलेंगे, आपके टुंड्रा बायोम में मिलेंगे। वहीं आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि यहाँ की जो एवं आच्छादित धरातल होता है, जैसे आपके यहाँ का जो आपकी मिट्टी है ना, ये आपके बर्फ़ से ढका रहता है, तो एवं आच्छादित आपके जो धरातल होता है इसको क्या कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं जैव मंडल। तो देखो जैव मंडल का मतलब ये होता है कि धरती का वह मंडल जहाँ पे आपके जीव जंतु रहते हैं उसको क्या कहेंगे, आपके जैव मंडल, ठीक है। जैव का मतलब होता है सजीव और मंडल मतलब जहाँ पे आपके रहते हों। तो देखो शब्द की उत्पत्ति देखा जाए तो बायोस, बायोस का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, और स्फीरिया का अर्थ होता है मंडल अर्थात स्फीयर, यानी स्फीयर का वो हिस्सा जहाँ पर आपके जीवन हो उसको क्या कहेंगे, हम बायोस्फीयर कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। बायोस्फीयर हमारा जब समुद्र के अंदर भी है। देखो समुद्र की गहराई में देखा जाए तो 200 मीटर तक समुद्र की गहराई से लेकर के आपके ऊपर आसमान तक पक्षी उड़ते रहते हैं, तो 6000 मीटर तक जो भी आपके जहाँ भी सजीव पाया जाता है वो आपके किस में आएंगे, बायोम में आएंगे, यानी जैव मंडल में आएंगे। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन का अस्तित्व है। वहीं जैव मंडल के अंतर्गत आपके 3 मंडल आते हैं, जिसमें आपके स्थल मंडल हुआ यानी ज़मीन, ज़मीन पर भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, पादप हैं। वहीं आपके जिनमें आपके भूमि है, मिट्टी है, पर्वत, मैदान, ये पौधे, जानवर वगैरह सब आ जाते हैं। वहीं आपके दूसरा है आपके जलमंडल, जहाँ पर आपके महासागर, नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र और उसमें रहने वाले पादप और जीव जंतु, ठीक है। वहीं तीसरा है आपके वायुमंडल। तो वायुमंडल में आपके वायु, गैसें, बादल, जलवाष्प और उसमें उड़ने वाले पक्षी वगैरह सब आ जाते हैं। वहीं आपके वहीं क्या आप सब कुछ हो ही गया है, जब मंडल के बारे में भी हो गया। इसके साथ ही इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, दी एंड हो गया है। तो ठीक है, इस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आप इस टॉपिक को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार देख सकें उतना देखिए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।